बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटगन चैप्टर 30 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में हमने एंटी डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन देखी थी, अमाइन हाइपोथेसिस को स्टडी किया था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल्दो, और हमने मुख्तलिफ ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी किया था। फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से मेरे ख्याल है दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं शायद मिस कर गया था वो मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो बात ये जो कि यहाँ के एक्सरसाइज के एमसीक्यू में मेंशन है कि जो SSRI होते हैं वो प्रेफरेबली मॉर्निंग में लिए जाते हैं। बेसिकली बात ये होती है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इनमें से कुछ होते हैं जो कि नींद कॉज करते हैं और कुछ होते हैं कि नींद को ख़राब करते हैं। ठीक है, वैसे समझ तो ये आता है कि अगर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन देने से ब्रेन थोड़ा एक्टिवेट होगा। जारी बात है हम ब्रेन को थोड़ा हाइपर कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को ताकि डिप्रेशन खत्म हो सके, तो जारी बात है नींद खराब होगी। तो अगर कोई बंदा SSRI रात को खाएगा तो वो नींद डिस्टर्ब रहेगी। अगर डॉक्टर साहब जब से दवाई शुरू की है ना नींद नहीं सही से आती, तो इसलिए हम मॉर्निंग में देते हैं ताकि दिन सारा वो एक्टिवली गुजारे, नींद नहीं भी आएगी दिन में तो खैर है, डिप्रेशन उसका ट्रीट होता रहे और फिर रात तक दवाई के असर काफ़ी कम हो गए होंगे और फिर अगली मॉर्निंग दोबारा वो खा ले। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि शायद पहले भी ये बात डिस्कस की है लेकिन मैंने इस पर इनफ एम्फोसिस नहीं किया। SSRI और SNRI यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनका एक्शन काफ़ी देर बाद होता है, यानी 1 से 2 महीने लग जाते हैं इनको एंटी डिप्रेशन कॉज करते करते। तो ये एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पेशेंट को ये लिख के देते हो तो साथ गाइड करते हो कि ये दवाई जो है ये आपने खाते रहनी है। ऑल्दो शुरू में 1 हफ्ते बाद लगेगा उसको कि ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है दवाई। ठीक है, खाते रहनी है, महीना 2 महीना 3 महीना आगे जब तक मैं रोकूँ ना आपने लगातार खाते रहनी है। भाई 2 महीने बाद तो इसका असर आना शुरू होगा, लेकिन ये अगर मिस हो जाए तो जारी बात है उससे क्योंकि इसमें टॉलरेंस इफेक्ट्स होते हैं, पेशेंट डिपेंडेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरह की होती हैं कि इसकी डोज को बड़ा अच्छा मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है। सही की बात। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेशन की तरफ। सब अलग अलग एंटी डिप्रेशन को स्टडी करने से पहले उन्होंने एक जनरलाइज बात आपको बताई हुई है। जब हमने अमाइन हाइपोथेसिस पढ़ा तो हमने कहा था हमारा ये ख्याल है कि अक्सर डिप्रेशन की वजह नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का कम होना होता है। तो अक्सर एंटी डिप्रेशन जो होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, इनके इफेक्ट्स को बढ़ाते हैं या इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या इनके मेटाबॉलिज्म को कम करके इनको बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इनको बढ़ाते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे भी हैं जैसा कि नेफेज़ोडोन हो गया या ट्राज़ोडोन हो गया जो कि इनहिबिटर्स हैं, इनके रिसेप्टर्स के हैं तो इनहिबिटर लेकिन फिर भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, ऐसी ही कुछ एम्बिगुअस बातों की वजह से आज तक हम अमाइन हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस ही रख रहे हैं और इसके ऊपर हम कुछ फर्म नहीं हो पाए कि डिप्रेशन का बेसिकली मैकेनिज्म है क्या। क्योंकि देखो ना इनहिबिटर है लेकिन फिर भी एंटी डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, तो बड़ी ये एक अजीब सी बात है। और एक और अजीब सी बात ये भी है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ट्राईसाइक्लिक्स एंड माओ इनहिबिटर्स, ठीक है, ये हमने पार्ट 1 की वीडियो में स्टडी किए थे, एंटी डिप्रेशन होते हैं तो इनका लॉन्ग टर्म यूज जो है वो डाउन रेगुलेशन ऑफ बीटा एड्रीनल रिसेप्टर्स का देता है। सही की बात। अब बीटा एड्रीनल रिसेप्टर किसी का रिसेप्टर है? नॉरएपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है ना, सर ठीक है ना ये बात। अब मैं आपको वैसे बताऊं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, आगे अल्फा रिसेप्टर भी होते हैं, बीटा रिसेप्टर भी होते हैं, वो वाली बात में आ रही है ना। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं। तो असूलन तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, लेकिन हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में ये वाले एंटी डिप्रेसेंट्स नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को कम करें। ज़रा जब रिसेप्टर्स कम होंगे इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में नॉरएपिनेफ्रिन के इफेक्ट्स कम होंगे। सही की बात। तो ये कुछ एम्बिगुअस सी बातें हैं। बहरहाल ये जो पैराग्राफ था ये हमें आपकी दिमाग की दही करने के लिए था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं गोली मारे, ये बातें आपसे कम ही कोई पूछेगा। आगे चलते हैं हम, अब एक एक हम कैटेगरी को स्टडी करेंगे। मैं मतलब इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही निगेट कर दिया। कहने का मतलब है कि ये बातें ना थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा डिटेल हमें इनके बारे में पता भी नहीं है और पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बस मोटी मोटी बात पता हो तो ठीक है। नेफेज़ोडोन ट्राज़ोडोन जो होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं, बाकी सारे इनके एक्शंस को बढ़ाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन भी कर देते हैं। बस अल्लाह ना खैर से आगे चलो। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इनहिबिट द रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम से के हवाले से दिखा दूँ तो ये जहाँ वाली हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ से आपके नॉरएपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन है उन्होंने रिलीज होना है और ये वो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने इसको रिसीव करना है। सही की बात। अब माओ इनहिबिटर्स क्या, सॉरी TCA क्या करते हैं? TCA वंस यहाँ पे अगर रिलीज हो गया ना आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन, इस नॉरएपिनेफ्रिन ने ट्रांसपोर्टर्स की मदद से वापस साइनेप्स के अंदर जाना होता है, तो TCA इस वापसी को रोकते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टर्स है ना, इन ट्रांसपोर्टर्स को खराब करते हैं कि ये वापस सही से ना जा सके, और नेचुरली जब वापस सही से नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो ये जो सेरोटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है ये ज़्यादा रहेगी इस साइनेप्स में। तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगी, उसका इफेक्ट बढ़ेगा, तो सारी बातें डिप्रेशन जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। TCS का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया।
सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसका मैकेनिज्म सिमिलर है, अलबत्ता ये फर्क है। देखो टीसीएस जो थे वो जनरली सबकी ट्रांसपोर्ट को रोक रहे थे, नॉरेपिनेफ्रिन भी सेरोटोनिन भी, लेकिन ये सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन की ट्रांसपोर्ट को रोकेंगे। ये सिर्फ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जिसको सर्ट कहते हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उन रिसेप्टर्स पे एलोस्टेरिकली लग रहे हैं, यानी कि एक्टिव साइड पे नहीं लगेंगे कि साइड पे इस जगह पे जाके लगेंगे, तो वहां पे लग के इन्होंने उसके अपटेक को रोक सॉरी ये मैं बना रहा हूँ ट्रांसपोर्टर पे यहाँ पे तो लग के, तो ये जनाब वाली रीअपटेक को रोक देते हैं। अलबत्ता यहाँ पे वही बात उन्होंने की हुई है कि एसएसआरआईज का नॉरेपिनेफ्रिन पे मिनिमल इफेक्ट होता है, सही है, इसका बस सेरोटोनिन पे ज्यादा इफेक्ट है, इसीलिए हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं। ये बड़ा अच्छा ड्रग ग्रुप है, आगे जाके हम स्टडी करेंगे। ये डिप्रेशन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग ग्रुप है, ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। फ्लोक्सेटिन वगैरह इसके मेन ड्रग्स हैं, सर्ट्रालिन, फ्लोक्सेटिन, ये वो। अब आते हैं सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन इनहिबिटर। अब ये दोनों तकरीबन सिमिलर है, बहन भाई हैं, ठीक है, एसएसआरआई और एसएनआरआई। लेकिन एसएसआरआई जो थे वो सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को रोक रहे थे, और एसएनआरआई जो होते हैं वो सेरोटोनिन की रीअपटेक भी रोकते हैं और नॉरेपिनेफ्रिन की रीअपटेक भी रोकते हैं। तो आप कहोगे ला भाई ये तो फिर टीसीएस की तरह के हो गए, ये जो अभी हमने पढ़े थे टीसीएस, जो हमने कहा था दोनों की रीअपटेक को रोक रहे हैं, तो हाँ जी बात आपकी ठीक है, टीसीएस की तरह के ही है, लेकिन कुछ फर्क है। बेसिकली टीसीएस जो होते हैं उनके और भी बहुत सारे ब्लॉकिंग एक्शंस होते हैं, वो हिस्टामिन रिसेप्टर पे भी एक्ट करते हैं, वो मस्कुलिन रिसेप्टर पे भी एक्ट करते हैं, वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे भी एक्ट करते हैं, तो हर रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर छोड़ते हैं टीसीएस। जबकि ये जो है एसएनआरआई ये उस हिसाब से थोड़े बेहतर हैं, तो ये कह लो टीसीएस से थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, जो कि हर एक को नहीं रोकते, सिर्फ सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन को रोक रहे हैं। ओके होगी बात। अब आते हैं अजीब ड्रग ग्रुप जो कि असूली तौर पे सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अभी तक हम हर तरीके से सेरोटोनिन को बढ़ा रहे थे, ठीक है, सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोक रहे हैं, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन की रीअपटेक को रोक रहे हैं, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, लेकिन ये है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बट स्टिल दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। इसमें नाम आता है आपके पास निफेजोडोन और ट्राजोडोन, ये रिसेप्टर को रोक रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या बात हुई, तो बिग कैट्स में या दूसरी बुक्स में इसके और मैकेनिज्म भी लिखे हुए हैं कि ना सिर्फ ये रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, ठीक है, रिसेप्टर को इनहिबिट करना भी इसका एक एक्शन है, लेकिन ये भी बाकी ड्रग्स की तरह रीअपटेक को इनहिबिट भी कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी सेरोटोनिन वगैरह की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है मुझे नहीं पता, जो भी मैकेनिज्म है आपसे टीचर पूछें तो आप चाहे अगर ये भी लिख देंगे ना ब्लॉक 5HT2A रिसेप्टर्स तो भी ठीक है, लेकिन आप अगर सोचें कि भाई फिर इसकी वजह से ये डिप्रेशन क्यों ट्रीट हुआ, तो इतना हमें सोचना नहीं चाहिए है, सोचेंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बस जितना बताया गया उतना ध्यान में रखो, आगे चलो अल्लाह खैर से, ठीक है। ये चीज़ें बस जितनी इंपॉर्टेंट है उनको उतना ही टाइम देना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम देना चाहिए। अब आ जाते हैं अदर ड्रग्स की तरफ। अदर ड्रग्स में एक आ गया मिडाज़ापिन। मिडाज़ापिन भी इससे सिमिलर ही है, लेकिन ये एंटागोनिस्ट, सॉरी मिडाज़ापिन का बड़ा मजे का काम है, ये अल्फा-2 एड्रेनल रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहा है। अब अल्फा-2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ये आ गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सही होगी बात। यहाँ से मिसाल के तौर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपके पास रिलीज होती हैं नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ पे आपके पास अल्फा रिसेप्टर्स भी हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी हैं, फिर फर्दर आपको पता है अल्फा 1 2 होते हैं, बीटा 1 2 3 भी होते हैं। अच्छा, अब आपके पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स आ गए, समझ लो बीटा 1 रिसेप्टर्स भी आ गए। अब अल्फा 1 बीटा 1 सारी बातें जब भी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी ये आगे जाके एक्शन को बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, ठीक है, पल्सेस यहाँ पे जनरेट करेंगे। लेकिन जो अल्फा 2 होता है ना इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा ऑपोजिट काइंड ऑफ काम करता है। ये क्या करता है, ये पोस्ट साइनेप्टिक की बजाय प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होता है अल्फा 2। तो होता ये जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 2 पे आके एक्ट करती है तो ये अल्फा 2 कहता है कि यार नॉरएपिनेफ्रिन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे पैगाम भेजता है कि मज़ीद नॉरएपिनेफ्रिन ना रिलीज़ करो। तो यानी कि एक तरह का सेफ्टी फैक्टर है, या जिसको आप कहते हैं ना नेगेटिव फीडबैक, तो ये अल्फा 2 एक तरह का नेगेटिव फीडबैक में रोल प्ले कर रहा है। ये मज़ीद नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को रोकता है, ये डिटेक्ट करता है कि इन्होंने क्या किया था, डिटेक्ट किया नॉरएपिनेफ्रिन आई है, चलो ठीक है पल्स जनरेट करो, नॉरएपिनेफ्रिन आई है, ठीक है पल्स जनरेट करो। ये कहता है नॉरएपिनेफ्रिन आई है, इसका मतलब है बस मज़ीद ना रिलीज़ करो, हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये मज़ीद नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को रोकता है। तो अगर हम कोई ऐसा ड्रग लेके आए जो कि इसको खत्म करेगा, कहेगा चलो अपने काम से काम रख, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को नहीं रोक पाएगा। एज अ रिजल्ट नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह ज्यादा रिलीज होंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट्स यही तो करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो असल में नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा रहे होते हैं, सही होगी बात। तो यहाँ पे अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट का
काम अलग होगा। अगर अल्फा 1 एंटागोनिस्ट हो गया तो हम कहेंगे नॉरएपिनेफ्रिन का काम रुक गया क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन आ रही है लेकिन पल्स जनरेट नहीं हो पा रही। लेकिन अल्फा 2 उल्टा काम है। समझ में आ गई ना बात? अल्फा 1 नॉरएपिनेफ्रिन को रिस्पॉन्ड करके पल्सेस जनरेट कर रही है, जबकि अल्फा 2 नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को रोक रही है। तो दोनों का उल्टा काम हो गया ना। तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो आपके नॉरएपिनेफ्रिन के काम को बढ़ाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये तो आपने मिर्टेज़ापीन का स्टडी कर लिया। बुप्रपियोन यहाँ पे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि उसका मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन वैसे स्केची वगैरह में और दूसरी जगहों पे यही है कि वो भी रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। और नॉरएपिनेफ्रिन का रिसेप्टर जिस तरह से हो गया NET और इसी तरह से डैट रिसेप्टर, इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात है हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अंडरस्टूड सी बात है, इन्होंने इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को रोकना है, क्योंकि जब नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन वापस जाते हैं ना तो माओ उसको मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे। और जब मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे काफी सारा नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन जमा हो जाएगा। जब जमा होगा तो वो कहेगा यार यहाँ पे बहुत रश हो रहा है, बाहर ही रहते हैं। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो घूम फिर के सारे ही तकरीबन नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को रोक रहे हैं। TCH भी रीअपटेक को रोक रहे थे, लेकिन वो और भी रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। SNRI सिर्फ सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को रोक रहे हैं। SSRI सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को रोक रहे हैं। ये जो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट यानी मिर्टेज़ापीन है वो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को बढ़ा रहा है। माओ इनहिबिटर्स हैं वो अंदर नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक रुक रहा है। तो सारे ही तकरीबन मिले जुले से इनके मैकेनिज्म्स हैं। तो बस खैर आगे चलते हैं। आगे जनाब जो फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स हैं ना, ये काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की टॉक्सिसिटी से। ठीक है, तो मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ कि ये फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स जो हैं ये आपको हम पार्ट 3 की वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम क्लिनिकल यूजेस को स्टडी कर लेते हैं। तो एक तो बात भाईजान, हम पढ़ रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, तो क्लिनिकल यूज सबसे ज़्यादा क्या होगा, डिप्रेशन को ट्रीट करना। तो डिप्रेशन एक बेसिकली हम उसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये पैथो में या साइकेट्री में आप स्टडी करेंगे, इसकी डायग्नोसिस होता है। 9 सिम्टम होते हैं, अगर 5 में सिम्टम पूरे हो रहे हो, 9 में से 5 आउट ऑफ 9 हो रहा हो, तो हम उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर एक पेशेंट के अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो फर्स्ट लाइन ड्रग उसके अंदर आजकल के ज़माने में SSRI होती है। सही होगी बात? ओल्डर ड्रग्स की बात कीजिए तो हम उनको TCS भी दिया करते थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम वो एक बात स्टडी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं जैसा कि SSRI और SNRI, इनके इफेक्ट्स या इनका डिप्रेशन को ट्रीट करना TCS से बेहतर नहीं है। TCS पुराने ड्रग्स हैं, ये लेटेस्ट ड्रग्स हैं। अब वो कह रहे हैं ये जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं ये TCS से ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे। फिर इनको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि TCS की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। इनकी टॉक्सिसिटी कम है, इनकी अगर ओवरडोज हो गई तो उसके नुकसानात कम हैं, इनके टॉलरेबल इफेक्ट्स अच्छे हैं, तो इस वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए आज भी TCS का पावर है। सही की बात? तो यहाँ पे हम देखते हैं बिकॉज ऑफ मोर टॉलरेबल साइड इफेक्ट्स एंड सेफ्टी इन ओवरडोज हम लोग SSRI और SNRI को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन TCS से बेहतर वो नहीं है। आज भी अगर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, यानी किसी का डिप्रेशन SSRI और SNRI से ठीक नहीं हो रहा, तो हम उसको TCS दे देते हैं। उसके अलावा TCS की और भी चीज़ें हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गई, साइकोमोटर रिटार्डेशन हो गई, इन चीज़ों में हम अभी भी TCS दे देते हैं। सही के बाद तो SSRI, SNRI, TCA ये सारे तो स्टडी हो गए, इसके तो हमने यूज़ एक तरह से देख लिए। उसके अलावा माओ इनहिबिटर्स हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो माओ B इनहिबिटर हैं वो चूँकि डोपामिन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो पार्किंसनिज्म को भी ट्रीट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ड्रग है जो कि डिप्रेशन को भी ट्रीट करेगा और पार्किंसनिज्म को भी ट्रीट करेगा, तो आप कह दोगे माओ B इनहिबिटर, जिसका कि स्लेजिलीन। सही होगी बात? अब एक और बात ये है कि माओ इनहिबिटर्स भी कई दफ़ा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, या ये बात शायद यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं वैसा आपको बता रहा हूँ, माओ इनहिबिटर्स एटिपिकल डिप्रेशन में भी यूज़ होते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन इज समथिंग जिसमें डिप्रेशन के अलावा भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसा कि फोबियाज या नींद में मसले या वेट लॉस या एपेटाइट ख़राब हो गई या इस तरह के सिम्टम भी आ रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। तो एटिपिकल डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है? माओ इनहिबिटर्स। तो ओवरऑल देखा जाए डिप्रेशन के लिए फर्स्ट लाइन SSRI, SNRI। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है तो क्या यूज करेंगे? TCS। और एटिपिकल डिप्रेशन है तो माओ इनहिबिटर्स। ठीक है, मोटी मोटी बातें हमने ये स्टडी करी। अब आते हैं अदर क्लिनिकल यूजेस। यार अदर क्लिनिकल यूजेस ना काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, तो मैंने उसके लिए आपके लिए निमोनिक बना लिए। TCS के अगर आपने क्लिनिकल यूजेस याद करने हैं तो भाईजान उसके लिए निमोनिक है आपके पास। अगर तो आप लोग फुटबॉल को देखते हैं, पसंद है आपको, तो फिर आप याद कर लें, बापे प्लेयर का नाम है तो ये उसके नाम के स्पेलिंग है। ठीक है, बात तो TCS आर यूज फॉर माइग्रेन, बेसिकली माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में यूज होते हैं।
एक्टिव ट्रीटमेंट या फर्स्ट लाइन नहीं है, लेकिन माइग्रेन को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। ठीक होगी बात। बी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, ई फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, पी फॉर पैनिक अटैक्स, पी फॉर फोबियाज और ई फॉर एनोरेसिस। इसमें यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बेड वेटिंग होती है बेसिकली रात को, शाबाश ये वाले काम होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इन चीज़ों में भी यूज़ हो रहे होते हैं आपके TCS। इसमें खास तौर पे ADHD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बाइपोलर में मेनली हम लोग लिथियम वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ये TCS यूज़ हो रहे हैं। अगर आप फुटबॉल नहीं देखते, बापे का नाम उसके स्पेलिंग याद करना मुश्किल है आपके लिए, तो एक और निमोनिक बने, बाप में बाप होता है। ठीक है, बाप में एक वो होती है रूह जो उसको हर वक्त बाप रखती है, तो उसको मैंने लिख दिया बाप में बाप। सही होगी बात। तो सिमिलर ही है, बी से बाइपोलर, ए से ADHD, पी से पेन, हाँ क्रोनिक पेन के लिए भी यूज होता है। बापे वाले में पेन वाला काम कवर नहीं होता है, लेकिन क्रोनिक पेन में भी यूज होता है। एम से माइग्रेन, बी से बेड वेटिंग, ए से एक्यूट पैनिक अटैक्स और FP से फोबियाज। तो यहाँ तो बातें बस कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो TCS के तो हमने अदर क्लिनिकल यूजेस देख लिए। SNRI की बात की जाए तो ये भाईजान न्यूरोपैथिक पेन वगैरह में यूज होते हैं। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब जिसमें जिस तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या वो हर्पीज होता है ना, हर्पीज में वो जो शिंगल्स हो जाते हैं हर्पीज जोस्टर की वजह से, तो वो भी एक न्यूरोपैथिक पेन होती है। तो फिब्रोमाइल्जिया, इस तरह के जो शदीद पेन्स हैं उनके अंदर भी SNRI यूज होती है। यानी डिप्रेशन के अलावा इसके फायदे बता रहे हैं। डिप्रेशन में तो हम इसको इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ऐसी पेन्स में भी ये यूज होते हैं। डन होगी बात। उसके अलावा बता रहे हैं कि SSRI की बात की जाए तो इसके भी डिप्रेशन के अलावा और बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इसके इस्तेमालात को याद करने के लिए हमने निमोनिक बनाया है, पापा की बेचारी परेशान आत्मा पर ऑयल फेंको। ठीक है, देखो डिप्रेशन को ट्रीट कर रहे हैं ना, आपको पता है ना SSRI डिप्रेशन का फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो परेशानी आ रही है तो परेशानी में हम क्या करते हैं, निमोनिक बनाया, या जैसे मर्जी याद कर लो उसको आप, पापा की बेचारी परेशान आत्मा पर ऑयल फेंको। मैंने वैसे ऑलिव ऑयल लिखा है, मुझे ज़्यादा मैं पसंद है पता नहीं, तो ऑयल फेंको। सही के बाद P स्टैंड्स फॉर पैनिक अटैक्स, फिर आगे के से कुछ भी नहीं बनता। B स्टैंड्स फॉर बुलीमिया, बुलीमिया नर्वोसा जो होता है औरतों के अंदर, उसके अंदर भी ये आता है। अब ये ऑल्दो सिमिलर हो रहे हैं, TCS के अंदर बाइपोलर था, यहाँ पे बुलीमिया है। ठीक है, तो ये बातें जरा ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट P स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस में जाता है, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर A आता है, A स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, फिर ये P आता है, दिस P स्टैंड्स फॉर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया डिसऑर्डर। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया डिसऑर्डर, ये भी आप मतलब ये साइकेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। O स्टैंड्स फॉर OCD, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इर्द गिर्द अक्सर आप कुछ बुजुर्गों को हो भी जाता है, वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे घर के लॉक के बारे में वो कहते हैं हाय ताला लग गया कि नहीं लगा, फिर वो लग गया, बेटे से पूछे जाते हैं ताला लगा कि नहीं लगा। या हाथ धोने का बहुत हाथ होते रहते हैं कि हाय हाथ फिर गंदे हो गए, हाय हाथ फिर गंदे हो गए। तो इस तरह की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं हम इसको। ठीक हो गई बात। और फिर एक P रह गया, ये पता नहीं किस चीज़ का बुला था, पैनिक अटैक्स का था, या बार मैंने यहाँ पे लिखे हुए प्री मेंस्ट्रुअल हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, पैनिक अटैक्स था, यही चीज़ें थी आपके पास। इनमें जो इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊं तो भाईजान, एक तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बुलिमिया नर्वोसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया और फोबिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल ये 2-3 चीज़ें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, बाकी अगर भूल भी जाती हैं तो खल्ली वल्ली। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।